राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मुझे एक बार बहुत अच्छे से बताना कि आवाज कम ज्यादा का इश्यू तो नहीं आ रहा, क्योंकि आज हमने माइक चेंज किया है। आ रहा हो तो बताना, फिर नहीं तो फिर कोई और करते हैं सॉल्यूशन। आज ठीक है? परफेक्ट साउंड है एकदम। बहुत बढ़िया। बहुत। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है प्रॉफिट लॉस। एक क्लास और लूंगा अभी मैं मिक्स एलिगेशन की, कमिंग 3-4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, एक और क्लास लूंगा। अभी मुझे मजा थोड़ा कम आया टॉपिक में, थोड़ा और कराना है। अब एक बच्चे का एक बार मैं डाउट उठाना चाहूंगा। इस बच्चे का डाउट जो था वो ब्राइन सॉल्यूशन वाला डाउट था। एक बच्चे का डाउट है ये। इन्हें बड़ा सारा मैसेज लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा तो मैं उठाना चाहूंगा इसको। यशवी का डाउट है। कहती है ब्राइन ब्राइन सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था। हाँ ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने से टोटल क्वांटिटी की रेशियो आनी चाहिए। टोटल क्वांटिटी रेशियो आई थी और उसे इक्वेट करने से आपने, यार ये ऊपर से ना ये आ रहा है, एक सेकंड इसको बंद करने दो मुझे। रेज हैंड ऑफ करने दो, ये बार बार इसके आगे आ रहा है। फाइनल टोटल क्वांटिटी की रेशियो आई थी और उसे इक्वेट करके सोल्ट की फाइनल क्वांटिटी निकाली थी, बट क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि कितना सोल्ट ऐड करना चाहिए। यशवी देखो, हमने क्या किया था, ब्राइन सॉल्यूशन था हमारे पास, उसके अंदर हमने सोल्ट ऐड ही किया था। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन में सोल्ट ऐड किया था तो एक नया मिक्सचर बन गया था। अब अगर आप उन तीनों चीजों पे एलिगेशन लगाओगे ना, तो ब्राइन सॉल्यूशन कितना ऐड किया था और सोल्ट कितना ऐड किया था उसकी रेशो पता लगती होती है। ठीक है, सोल्ट आपने पूरा प्योर ऐड किया था तो 100% लिया था, इस वजह से हमने। ठीक है, जब दोनों को ऐड किया तो हमें जो रेशो मिली उसका मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब होता है, मान लो 3:5 की रेशो आई, तो 3 यूनिट ब्राइन सॉल्यूशन जोड़ा, 5 यूनिट सोल्ट जोड़ा, तभी मिक्स करके वो नई वाली परसेंटेज हमें मिली है। तो रेशो आती है जो दो चीजें मिक्स की जाती हैं उनकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। ये होता है। तो आज हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए, नया चैप्टर बहुत ही प्यारा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, एक बार सभी के सभी स्टूडेंट एक बार लाइक बटन पे टैप करके कंफर्म करेंगे कि कल वाली दिक्कत नहीं आ रही आवाज वाली, जो फ्लक्चुएशंस हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी आवाज, कम ज्यादा हो रही थी, वो आज दिक्कत नहीं है। माइक चेंज हो गया तो मैं चेक करना चाहूंगा कि वो दिक्कत दोबारा तो नहीं आ रही है। लाइक कर दो यार एक बार सारे बच्चे एक साथ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, लाभ और हानि, और इसके साथ ही बट्टा छूट यानी कि डिस्काउंट भी होगा, उसकी भी बात करेंगे। बढ़िया, मजा आएगा आज की क्लास में। बस तैयार हो जाओ आप सभी और पूरे एंथुसियाज्म से पढ़ना शुरू करो। जो लाभ हानि और ये सब समझने के लिए ना, आपको इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा, तब मजा है, तब फायदा है। ठीक है, नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। इस चैप्टर को शुरू करते समय एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। हम बात करेंगे साधु राम जी की। ये जो साधु राम जी हैं, ये जीन्स के व्यापारी हैं। किसके हैं? जीन्स बिजनेसमैन।
इनका जीन्स का बिजनेस है, ठीक है। इनकी दिल्ली में एक आउटलेट है, दिल्ली में एक आउटलेट है साधुराम जीन्स के नाम से। दिल्ली के अंदर ये दुकान है इनकी। यहाँ पे ये सामान बेचते हैं, इस आउटलेट पे ये सामान बेचते हैं, ठीक है। अब इस आउटलेट पे ये सामान बेचते हैं, लोग आते हैं इनके पास जीन्स खरीदने के लिए। अभी लोग आते हैं इनके पास जीन्स खरीदने के लिए, तो ये भी तो कहीं से लेके आते होंगे। तो ये दिल्ली में सदर बाजार से लेकर आते हैं। सदर बाजार क्या है? एक होलसेल मार्केट है। दिल्ली में सदर बाजार जाते हैं, वहां से खरीद के लेकर आते हैं, वहां से जीन्स खरीदते हैं और अपने यहाँ पे आके अपनी दुकान में चांदनी चौक पे बेच देते हैं, ठीक है। बढ़िया। अभी गए, इन्होंने वहां पे जाके जीन्स परचेज की, ठीक है, परचेज की जीन्स, एक जीन्स परचेज की इन्होंने बेचने के लिए। वो जीन्स जो थी वो 600 रुपए की इन्होंने परचेज की, परचेज की इन्होंने 600 रुपए की। तो मैं इसको परचेज प्राइस लिख दूं, परचेज प्राइस लिख सकते हैं। खरीद के आए हैं तो इसको कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखें तो क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ मर्जी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कैसे मर्जी लिखो। परचेज प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस लिखो, क्रय मूल्य लिखो। ये जीन्स खरीद के आए सदर बाजार से अपनी दुकान में बेचने के लिए, ठीक है। अच्छी बात है, परचेज हुई, ले आए अपनी दुकान पर। ये लेके आए जीन्स का जो पैकेट था, इन्होंने क्या किया, आते ही उस पैकेट के ऊपर, फोकस कम है काफी सारे बच्चों का, फोकस बढ़ाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। आते ही इन्होंने क्या किया, उस जीन्स के ऊपर प्राइस लिख दिया। कितना प्राइस लिख दिया? 1080 रुपए। 1080 रुपए प्राइस लिख दिया इन्होंने जीन्स के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। और अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, सेल सेल सेल, 33.33% ऑफ, ये बोर्ड लगा दिया, ये बोर्ड लगा दिया। कहानी सुनो, कहानी सुनो, बहुत प्यारी कहानी है, ठीक है। अब मैं रिवाइज कराऊंगा, जो जो चीजें मैंने कहानी बताई ना वो दोबारा बताऊंगा। एक साधु राम जी है, साधु राम जी का जीन्स का बिजनेस है। वो अपनी दुकान में दिल्ली में चांदनी चौक पे अपनी दुकान पे जीन्स बेचते हैं। अपनी दुकान पे जीन्स बेचने के लिए वो सदर बाजार जाते हैं खरीदने के लिए। सदर बाजार से वो जीन्स खरीद के आए 600 रुपए की। 600 रुपए में जीन्स खरीद के आए, तो इतना खरीद के आए, वो चीज कॉमोडिटी, वो चीज परचेज करने के लिए उसने, खरीदने के लिए उसने 600 रुपए दिए, तो 600 रुपए कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस हो गया। और क्रय मूल्य भी कह देते हैं इसको हम। अब वो लेकर आए, उन्होंने दुकान पे उसका प्राइस जो था वो रख दिया, एक प्राइस 1080 रख दिया। तो ये जो प्राइस है इसको हम क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? मार्क्ड प्राइस। या हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे अंकित मूल्य या फिर चिन्हित मूल्य, ऐसा बोल देंगे। ये भी सही है। तो ये सब चीजें थी जो हमने अभी तक सीखी। अब क्या होगा? कस्टमर आएगा। कौन आएगा? कस्टमर। कस्टमर आया, वो शॉप में एंटर हुआ। कस्टमर आया, शॉप में एंटर हुआ, कस्टमर ने जीन्स उठाई, जीन्स पे कितना प्राइस लिखा वो देखेगा, 1080 रुपए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1080 रुपए वो देखेगा। पर वो कैसे आया दुकान में? बोर्ड पढ़ के आया, सामने लिखा हुआ था 33.33% ऑफ। तो वो क्या करेगा? फटाफट से कैलकुलेटर निकालेगा, क्वांट उसकी वीक है तो कैलकुलेटर निकालेगा। वो देखेगा भैया 1080 का 33.33% यानी कि 1/3 कितना होगा। उसने कैलकुलेट किया, 360 आया। और उसके बाद फिर वो 360 का डिस्काउंट सोचेगा कि भैया हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब
डिस्काउंट मिल जाएगा 360 रुपए का। तो अगर मार्क्ड प्राइस है 1080 रुपए, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 360 का, तो वो जो कस्टमर होगा वो दुकानदार को कितना पैसा देकर जाएगा उस जीन्स का? 720 रुपए। ठीक है। अच्छा, वो जो, अगर ये तो चलो ये सारा का सारा क्या है, कस्टमर का एंगल है, ये कस्टमर को पता है ये सब चीजें, सिर्फ कस्टमर को पता है भाई मार्क प्राइस इतना था, 360 का डिस्काउंट दिया, 720 रुपए में दे के आया। अब हमें तो दुकानदार का भी पता है और हमें कस्टमर का भी पता है, तो क्यों ना सारी कंडीशंस को कंबाइन कर दें। हम सारी कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो भैया हम खरीद के कितने का आए थे? हम खरीद के आए थे 600 रुपए का। फिर हमने आके क्या किया, दुकानदार ने आके उसका मार्क प्राइस लिख दिया कितना? 1080 रुपए। कितना बढ़ा के लिख दिया? कितना बढ़ा के लिख दिया बच्चों? कितना इंक्रीज करके लिख दिया? जल्दी से बताओ फटाफट से। 480 रुपए बढ़ा दिया। प्राइस कितना इंक्रीज कर दिया? 480 रुपए इंक्रीज कर दिया। उसके बाद फिर कस्टमर आया, कस्टमर को 33.33% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 1/3 का, यानी कि 360 का डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया बच्चों? 360 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद कितना वो दुकानदार को देके गया? 720 रुपए वो दुकानदार को देके गया। अगर 600 रुपए की खरीदी चीज के बदले में 720 रुपए मिल गए तो फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। कितने का? 720 माइनस 600, 120 का फायदा हो गया। क्या ये सारी छोटी छोटी बातें, ये कहानी समझ में आ गई सबको? क्या ये कहानी समझ में आ गई सबको पूरी की पूरी? सिंपल सी कहानी है, बहुत साधारण सी कहानी है। सर ऑडियो कट रही है बीच में, या फिर भी दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो की? बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो की? किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो की? नहीं आ रही भाई, रिफ्रेश कर लो जिसकी इंटरनेट की दिक्कत है। ये बीच बीच में स्टक जो होता है ना, वो आपकी तरफ से इंटरनेट की दिक्कत होती है भाई। अब आगे आ जाओ वापस फटाफट से, मेरी बात सुनो। अब इन सब का ना अच्छे से मैं नामकरण करता हूं, इन सब का अच्छे से मैं नामकरण करता हूं। सबसे पहले खरीदी गई कोई चीज, क्या हुआ? सबसे पहले वो चीज खरीदी गई। खरीदी गई तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर परचेज प्राइस। हिंदी में बोल दिया जाता है क्या? हिंदी में बोल दिया जाता है क्रय मूल्य। 600 रुपए की चीज खरीद के फिर उसको क्या कर दिया हमने? उसको 480 रुपए बढ़ा के मार्क प्राइस लिख दिया। तो सीपी को 480 बढ़ा के मार्क प्राइस लिखा, मतलब उसका हमने क्या कर दिया? सीपी का मार्कअप कर दिया। मार्कअप कर दिया। मार्कअप कर दिया 480 रुपए से। मार्कअप करना हिंदी में कहते हैं चिह्नित करना, अंकन करना। तो मार्कअप कर दिया, 480 रुपए से मार्कअप कर दिया। अच्छा, और 1080 लिख दिया। 600 रुपए की चीज को कितना बढ़ाया? 480 बढ़ाया। तो ये कितने प्रतिशत बढ़ गया? 600 रुपए की चीज को कितना बढ़ाया? 480 बढ़ाया। तो ये कितने प्रतिशत बढ़ गया? ये 80% बढ़ गया। तो अगर कोई हमसे पूछे कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, मार्कअप परसेंटेज जो है वो 80% है। कितना है? 80% है। मार्कअप परसेंटेज कितना है? 80% है। चलो, ये बहुत बढ़िया चीज थी। उसके बाद क्या किया गया? डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता था कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज 33.33% है, 1/3 है। डिस्काउंट को हम हिंदी में कहते हैं छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत। ठीक है, छूट दी गई। छूट दी गई 360 की। छूट कितने की दी गई? 360 की। उसके बाद जो पैसा कस्टमर अपने जेब से निकाल के दुकानदार को देके जाता है, जो पैसा कस्टमर अपनी जेब से निकाल के दुकानदार को देगा,
वो पैसा कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। वो पैसा कहलाता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर जितने में चीज खरीदी गई है उससे ज्यादा में बेच दी जाए तो फायदा होता है, जितने में खरीदी गई है उससे कम में बेची जाए तो नुकसान होता है। अगर मुझे 120 का फायदा दिखाना है 600 पे, तो मैं ऐसा कहूंगा कि 600 की चीज 120 की खरीद के 720 की बेच दी गई, 600 की चीज 120 की बेच के 120 की यहाँ पे प्रॉफिट पे, यहाँ पे 720 की बेच दी गई। अगर मुझे 120 का नुकसान दिखाना है तो मैं बोलूंगा कि 600 रुपए की चीज 120 के नुकसान के बाद कितने की बेच दी गई होगी? 480 की बेच दी गई होगी। तो 600 की खरीद के कोई चीज 480 की बेच रहे हो तो 120 का नुकसान हो रहा है। 600 की चीज 720 की बेच रहे हो तो 120 का फायदा हो रहा है। ये चीज आपने समझनी है। प्रॉफिट को हम लाभ कह देते हैं और लॉस को हम हानि कह देते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है? 120 का प्रॉफिट हुआ। ये 120 का प्रॉफिट हुआ, कितना जेब से पैसा लगाने पे 120 का प्रॉफिट हुआ? हमने 600 रुपए जेब से लगाए, जेब से 600 रुपए इन्वेस्ट किए, 600 रुपए इन्वेस्ट करने पे 120 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। तो अगर कोई आपसे प्रॉफिट प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत पूछे तो वो 20% आएगा। कितना आएगा? 20% आएगा। इस पूरे के पूरे तामझाम के अंदर हमारे पास 3% आए हैं। एक आया है मार्कअप परसेंटेज, एक आया है डिस्काउंट परसेंटेज, एक आया है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये 3 तरह के परसेंटेज आए हैं। मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है सीपी को कितने प्रतिशत से बढ़ा के आप मार्क प्राइस बना रहे हो। सीपी को कितने प्रतिशत से आप इंक्रीज करके उसको मार्क प्राइस बना रहे हो। ठीक है, ये है। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है मार्क प्राइस को कितने प्रतिशत से डिक्रीज करके सेलिंग प्राइस बना रहे हो, वो होता है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि सीपी पे कितना एक्स्ट्रा बढ़ा के आप उस चीज को बेच रहे हो, सीपी पे कितना फायदा या नुकसान कर रहे हो आप, ये होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है। अब एक बात और समझने वाली है, मार्कअप परसेंटेज किसका कैलकुलेट किया जाता है? मार्कअप परसेंटेज किसका कैलकुलेट होगा, मुझे आप बताओ। ये प्रतिशत जो होगा ये किसका कैलकुलेट होगा? मार्कअप परसेंटेज किसका कैलकुलेट होगा? मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो किसका होगा? ज्यादातर बच्चे सही कह रहे हैं, एक आधा नालायक बच्चा है जो कह रहा है मार्क प्राइस। बच्चों, 600 रुपए की चीज आई, मैं आपको बोलूं कि भैया ऐसे करो 80% बढ़ा के इसका मार्कअप कर दो, 80% का मार्कअप कर दो इसका। 600 रुपए की चीज आई, 80% मार्कअप कर दो आप इसका, तो आप क्या करोगे? 600 का 80% निकालोगे, 480 आएगा, 1080 आपका मार्क प्राइस बन जाएगा। तो ये 80% किसका निकाला? सीपी 600 का निकाला। तो भाई मार्कअप परसेंटेज किसका निकलेगा? सीपी का निकलेगा, सीपी का। कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज ये किस पे निकालते हो? डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है? डिस्काउंट परसेंटेज किसका निकाला जाता है? बताओ। तुम भी तो खरीदारी करने जाते हो, तुम जब पढ़ के जाते हो कि भाई 30% का, 20% का, 50% का, 75% का ऑफ है, तो तुम भी पढ़ के जाते हो। तुम जाते हो दुकान पे, इमेजिन करो तुम ना डिस्काउंट सेल पढ़ के गए हो, तुमने देखा 20% का ऑफ चल रहा है, तुम सेल पढ़ के चले गए, तुम दुकान पे पहुंचे, तुमने उठाई टी शर्ट, तुमने टी शर्ट उठाई, टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था मान लो 800 रुपए, तुमने देखा 20% ऑफ है, तुमने 160 कम किए उसके अंदर, तुमने 160 कम किए, तुमने डिसाइड किया कि भाई ये 640 रुपए की पड़ेगी मुझे, अब मैं खरीदूं कि ना खरीदूं। तो तुमने क्या किया?
उस टी शर्ट के ऊपर लिखे गए प्राइस 800 रुपए का 20% कम किया ना। टी शर्ट के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। तो ये कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो किस पे कैलकुलेट होता है? देखो, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यापार का फायदा या नुकसान उस पर डिपेंड करेगा कि तुमने उसमें पूंजी कितनी निवेश की है, तुमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। कोई बिजनेस फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने पैसा कितना डाला है उसके अंदर। तुमने 1000 रुपए डाल के अगर 300 रुपए कमा लिए हैं उसमें, तो तुम्हारा 30% प्रॉफिट हुआ। अब तुमने ये कैसे सोचा? तुमने इन्वेस्टमेंट के बेस पे बोला। और सीपी और इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। कॉस्ट प्राइस और इन्वेस्टमेंट की मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकालोगे, वो सीपी पे निकालोगे। सॉरी, बहुत जबरदस्त छींक आई, मजा आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, ये दोनों ही चीजें कैलकुलेट होंगी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। बहुत जरूरी सूचना थी ये, बहुत जरूरी और बहुत काम की चीज थी। ठीक है, अब मान लो मैं आपको कहता हूं अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, थोड़ा सा हम बात भी करेंगे। मैं आपको 3 अलग अलग कंडीशन देता हूं। मार्कअप हुआ है मान लो, फॉर एग्जाम्पल 25% का मार्कअप हुआ है, तो इससे हमें क्या निकल के आता है इससे, ठीक है, ये सीखेंगे। मान लो कोई कह रहा है कि डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है 30% का, तो इसका क्या मतलब होता है? कोई कह रहा है प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो इसका क्या मतलब होता है? कोई कह रहा है लॉस हुआ है 20% का, तो इसका क्या मतलब हुआ? सब इससे हमें क्या मिलता, क्या है, क्या निकल के आता है इसमें से? अगर कोई इतनी बात हमको बोलता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? क्या निकल के आएगा? समझना ध्यान से। 25% माने 1/4। मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, तो तुम्हें क्या बोला था? इसको रीड कैसे करते हैं? 4 का 25% एक होता है। कैसे रीड करते हैं? 4 का 25% एक होता है, ऐसे रीड करते हैं। 30% मतलब 10% का 3 गुना, मतलब 1/10 का 3 गुना, मतलब 3/10। मतलब 10 का 30% 3 होता है। ठीक है जी, 10% मतलब 1/10। तो इसको क्या बोलेंगे? 10 का 10% एक होता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये सब चल रहा है। अब हमें पता है मार्कअप परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो 4 का 25% एक होता है, मतलब हमने सीपी को 25% से बढ़ा के मार्क प्राइस बना दिया, तो हमें रेशियो मिलेगी इससे सीपी और एमपी की। हमें पता है 4 का 25% एक होता है, तो क्यों ना मैं सीपी को 4 मानूं, क्योंकि मुझे 4 का 25% निकालने में आसानी होगी। 25% एक होता है, तो अगर सीपी हमारा 4 है तो हमने उसको 1 बढ़ा दिया और मार्क प्राइस बना दिया, जो कि होगा 5। तो ये आ गई 4:5 की रेशियो। ठीक है, बढ़िया। डिस्काउंट परसेंटेज मतलब मार्क प्राइस को कितने प्रतिशत से घटा के सेलिंग प्राइस बना दिया जाए। तो 3/10 का डिक्रीज करना है। हम जानते हैं कि 10 का 30% 3 होता है, तो क्यों ना मैं मार्क प्राइस को 10 मान लूं, उसका 30% 3 होगा, तो 10 पे 3 का डिस्काउंट दे देंगे और साथ में वो चीज बेच दी जाएगी। तो इससे हमें ये पता लग जाता है प्रॉफिट परसेंटेज 1/10 का हो रहा है, 10% का, तो 10 का 10% एक होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कि सीपी से कितना ज्यादा बढ़ा के तुमने कोई चीज बेची है। सीपी और एसपी की रेशियो। 10% का प्रॉफिट होने का क्या मतलब होता है? 1/10 का प्रॉफिट होना, मतलब कोई 10 रुपए की चीज है तो उस पर 1 का फायदा हो गया और तुमने 11 में वो बेच दी है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर लॉस परसेंटेज की बात हो रही है तो वो भी सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है।
20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 का नुकसान हो रहा है। 1/5 का नुकसान हो रहा है, तो सीपी और एसपी की बात हो रही है। कुछ कोई चीज है जो खरीदी गई है, कोई चीज है जो खरीदी गई है, सीपी और एसपी, ये दो चीजें हैं, सीपी और एसपी। तो कोई चीज जो खरीदी बेची गई है और उसके अंदर कह रहे हैं कि 20% का, यानी कि 1/5 का लॉस हो गया है। 1/5 का लॉस हो गया है मतलब अगर कोई चीज 5 रुपए की खरीदी गई है तो उसके 20% का, 5 का 20% कितना होता है, 1। तो 5 के 20% यानी कि 1 का नुकसान हो गया है और 4 में वो चीज बेच दी गई है। सीपीएसपी की रेशो आ जाएगी 5:4। ठीक है, तो ये कुछ प्यारी प्यारी चीजें हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो सीखने वाली थी इसके अंदर, और ये काम आएंगी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बिल्डअप मैंने यहाँ पे किया है। अभी इसमें कुछ नया नहीं किया, वही सब जो परसेंटेज और रेशियो में पढ़ा था उसी को समराइज किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, ये आगे इस्तेमाल भी होंगी अभी। ठीक है, इसके साथ ही अभी आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, वैसे तो मैं फॉर्मूलाज नहीं कराता हूँ, ये आपने नोटिस कर लिया होगा, अभी तक नहीं कराए, आगे भी नहीं कराऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे काफी काम का लगता है। कई बार डीआई वगैरह में काम आ जाता है। रिलेशन बिटवीन सीपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, इन सब के बीच में ये कंबाइन होके आता है, सुनना ध्यान से बड़े। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सीपी से एसपी जाना हो, तो सीपी से एसपी जाना हो तो क्या करोगे, या तो प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दोगे, 100+ प्रॉफिट परसेंट कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, या फिर अगर लॉस हुआ होगा तो आप क्या करोगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपने जाना हो, कैसे, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाना हो तो आप क्या करोगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 3 तरीके होते हैं ये। तो ये 3 अलग अलग इक्वेशंस बन गई। अगर आप पहली दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो, फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करते हो, तो आपको एक चीज क्लियर है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये भी है, ये है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये भी है, दोनों सेलिंग, ये भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, ये भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो सीपी प्लस 100, सीपी इंटू 100 प्लस P%, ये भी सेलिंग प्राइस दे रहा है आपको, ये क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी सेलिंग प्राइस दे रहा है। दोनों से सेलिंग प्राइस आ रहा है तो दोनों बराबर होंगे। इससे क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी, सीपी ओवर एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी परसेंटेज ओवर 100 प्लस P%। ये है काम का रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए, इससे सीपी और एमपी की रेशियो आ जाती है। ठीक है, इससे सीपी और एमपी की रेशियो आ जाती है। याद करने का तरीका ये है, सीपी एमपी की रेशियो है, सीपी पे बेस्ड क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ना, तो वो डायगनली आएगा, सीपी ऊपर है तो प्रॉफिट परसेंटेज नीचे आएगा, एमपी नीचे है, एमपी से क्या लिंक्ड होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो एमपी नीचे है तो डिस्काउंट परसेंटेज ऊपर आएगा। डिस्काउंट घटाया जाता है तो इधर माइनस का साइन होगा, प्रॉफिट जोड़ा जाता है तो इधर प्लस का साइन होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टुगेदर कर लो। तो अगर लॉस वाली कंडीशन है तो सीपी इंटू 100 माइनस L% कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। वैसे इधर मार्क प्राइस को अगर आप 100 माइनस D% कर दोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, ये बराबर होगा। तो सीपी ओवर एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस D% ओवर 100 माइनस L%। ये अगर लॉस वाली केस हो तो ये उसके लिए हो गया, अगर मान लो लॉस हुआ किसी केस में तो ये उसके लिए होगा।
अगर ये प्रॉफिट हुआ है किसी केस में तो ये उसके लिए हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो सीपी ओवर एमपी, सीपी ओवर एमपी इधर आ गया इस तरीके से। अब लॉस किस पे बेस्ड होता है, सीपी पे, तो ये डायगनली ऊपर नीचे होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। मार्क प्राइस पे क्या बेस्ड होता है, डिस्काउंट, तो ये ऐसे ही होगा। तो ये दोनों एज इट इज सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट घटाया जाता है हमेशा तो माइनस का साइन होगा, प्रॉफिट जोड़ा जाता है हमेशा, डिस्काउंट घटाया जाता है लॉस भी घटाया जाता है, तो उसी हिसाब से साइन रखे जाएंगे, तो इससे रेशो आ जाएगी। ये काम की एक रिलेशनशिप है, ये यूज हो जाती है, डायरेक्ट यूज होती है, खासकर डीआईज में, मेंस लेवल डीआईज में काफी यूज होती है, तो ये याद होनी चाहिए, इवन आपके क्वेश्चन में भी काफी यूटिलाइज होगी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं हल्के फुल्के से, ठीक है, तब मजा आएगा, नहीं तो ऐसे बातों बातों में तो कोई मजा नहीं आना। रुको फाइल ऐड करने दो। अच्छा सा बेस बन गया आपका, अब मजे भी आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। करो करो सॉल्व करो, फटाफट से लगाओ दिमाग, क्या चल रहा है इसमें देखो। आज आपकी शाम की 3:30 वाली क्लास भी नहीं रखी है मैंने। करो आप सॉल्व करो, मैं रख लेता हूँ, नहीं तो फिर शेड्यूल नहीं होगी, 3 घंटे पहले शेड्यूल करनी जरूरी होती है। लेट मी शेड्यूल इट फटाफट से। आप इतने एक और क्वेश्चन करो, फिर मैं दोनों एक साथ कराता हूँ आपको। ऑलमोस्ट डन, बस हो गया। दोनों ही सवाल 60-60% बच्चों ने किए हैं, इसका मैं क्या मतलब समझूं, एक ही हैं क्या वो बच्चे। देखो भी सबसे पहले कहता है कि 1575 की कोई चीज बेची है, मतलब उसने आपने को क्या दिया, उसने अपने को सेलिंग प्राइस दे दिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1575 रुपए है, और उसने बताया लॉस परसेंटेज के बारे में भी, और हमसे पूछा क्या है लॉस के बारे में। ये 3 चीजें हैं बच्चों। लॉस परसेंटेज का इस्तेमाल करके हमें क्या मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। लॉस परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम सीपीएसपी के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, सीपीएसपी की रेशो निकाल सकते हैं, और एक बार सीपीएसपी की रेशो आ गई, एसपी हमारे पास है, लॉस हम निकाल लेंगे।
ठीक है, तो देखो सीपी लॉस एसपी, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5% का 3 गुना होता है, मतलब 1/8 का 3 गुना होता है ये, मतलब 3/8 होती है फ्रैक्शन, मतलब 3/8 का नुकसान हुआ है। 3/8 का नुकसान हुआ है मतलब 8 रुपए की अगर कोई चीज खरीदी है तो उस पर 3 का नुकसान हुआ है और 5 की बेच दी गई है वो, यही मतलब हुआ। मतलब 8 यूनिट की कोई चीज खरीदी है तो उस पर 3 यूनिट का नुकसान हुआ और 5 यूनिट की वो चीज बेच दी गई है, बिल्कुल सही बात। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 1575, 1575। तो अगर आप इसको 5 से काटोगे, 5 का 3 गुना 15, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा 25, 315 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 315। आपने क्या बताना है, आपने बताना है लॉस, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 315 यानी कि 945 रुपए, 945 रुपीज। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, जानबूझ के मैंने शुरू में, ताकि सब बच्चे कर पाए। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा से। देखो एसपी उसने दे दिया आपको, लॉस परसेंट भी बता दिया, 37.5% का लॉस हुआ। लॉस परसेंट का इस्तेमाल करके हम सीपीएसपी की रेशियो निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट मतलब 3/8, 3/8 का लॉस हुआ है, मतलब अगर 8 रुपए की कोई चीज है तो उस पर 8 का 3/8 यानी कि 3 का लॉस हुआ है, और उस पे उसको 8 की चीज अगर 3 का नुकसान करके बेचोगे तो 5 का बेचोगे, 8 माइनस 3। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो 1575 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1575, तो 1 यूनिट की वैल्यू 315 आ गई। हमने निकालनी है किसकी, लॉस की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 गुना 315, 945 आ गई। आगे बढ़ते हुए उसमें कहता है ऑन सेलिंग अ पैकेट ऑफ चॉकलेट फॉर ₹651, सेलिंग प्राइस दे रहा है ₹651, 651 रुपए। एक शॉपकीपर का फायदा हुआ 24% का, आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर इफ कोई एक नया सेलिंग प्राइस दे रहा है, फिर वो कि अगर उसी पैकेट को 315 में बेच दो तो क्या लॉस होगा, कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप, मैं इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले सीपी निकाला होगा फिर सॉल्व किया होगा। मुझे वैसे मजा नहीं आता, क्या करूं, नहीं आता, क्या कर सकते हैं। हर एक का अपना लेवल होता है मजे का, मुझे नहीं आ रहा है इसमें मजा, फिर क्या करें, क्या करें फिर। मैं पता क्या करूंगा, मैं ना दोनों सेलिंग प्राइसेस की रेशियो निकालूंगा, 651 और 315। 3 से काटा 2, 1, 7, 3 से काटा और यहाँ पे 96, ठीक है। हम तो यहाँ पे 2, 1, 7 आया, और इधर 3 से काटा तो इधर 105 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने 7 से काट दिया इसको, 7 से काटा तो 31 मिल गई वैल्यू, इधर 7 से काटा तो 15 आ गई वैल्यू। 31-15 की रेशियो आ गई हमारे पास, किसकी रेशियो आ गई, 31 और 15 की। अब उसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, शांतिमय तरीके से। ये सेलिंग प्राइस की रेशियो आई है, आई है ना सेलिंग प्राइस की रेशियो। अच्छा, एक चीज अगर मैं 24% के फायदे पे बेच रहा हूं तो नेचुरली क्या होता है, सीपी बेस वैल्यू होती है तो उसको 100% लेके चलते हैं। और अगर आप 24% का फायदा कर रहे हो तो वो 124% की जाएगी चीज, तो नेचुरली एसपी क्या आएगा, 124%। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने 24% का फायदा कर लिया। 31 यूनिट की वैल्यू 124%, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4%, तो 15 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 गुना 4% यानी कि 60%। मतलब दूसरे केस में आपने यही चीज 60% की बेची है, और 100% की कोई चीज अगर आप 60% की बेच रहे हो तो ऑटोमेटिकली 40% का नुकसान कर रहे हो। आंसर इज बी ऑप्शन। बस ऐसे कर लेंगे, बताओ क्या दिक्कत आई। हाँ, इसके वो तरीके भी हैं जो आपने किए थे, मैं उनको मना नहीं कर रहा, वो भी अच्छा तरीका है कि 24% का फायदा हुआ, 24% का फायदा हुआ। 24% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% का 6 गुना होता है, तो 6/25 का फायदा हुआ। तो 25 की कोई चीज है, उस पर 6 का फायदा हो गया, और हमने वो 31 की बेच दी।
तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 651। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 का 2 बार कटेगा 62, 31 का 1 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21। आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 21। तो आप 25 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 25 गुना 21 कितनी हो जाएगी? 525। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 525। अब यही चीज आप 315 की बेच रहे हो, तो नुकसान कितने का कर रहे हो? 210 रुपए का नुकसान कर रहे हो। 210 का नुकसान 525 पे, तो 100 पे कितना? 105 से काटोगे 2, 105 से काटोगे 5, 2/5 इंटू 100 यानी कि 40% का नुकसान। ऐसे भी किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साधारण सवाल था, ऐसे कर सकते थे। इसके अलावा एक और इसी में मैं अप्रोच ऐड ऑन करता हूं। जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 21 रुपए आई थी ना, उसके बाद आप सीधा ये कर सकते थे कि 315 रुपए कितने यूनिट के बराबर होगा। आप देखो 21 का 15 गुना होता है ये, 21 का 15 गुना होता है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुना 21 यानी कि 315। तो यानी कि ये जो 315 रुपए लिखा हुआ है ना, इसको आप 15 यूनिट भी लिख सकते हो। तो अगर 25 की कोई चीज 15 यूनिट में बेच दी जाए तो नुकसान कितने का होगा? 10 का। 10 का नुकसान कितने पे? 25 पे, तो 100 पे कितने का? तो अगेन यहाँ से 40% आ जाएगा। बहुत विचित्र विचित्र तरीके, बहुत अलग अलग तरीके मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे और बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे इस सवाल को। सबसे पहले वाला तरीका एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है। हमने देखा 651 और 315 सेलिंग प्राइसेस की क्या रेशो है, हमने निकाली यहाँ पे, कैंसिल किया, आपको फाइनली जो रेशियो मिल गई थी वो 31:15 की मिली थी। ये रेशियो आ गई थी। ये क्या है? दोनों सेलिंग प्राइसेस की रेशियो है, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। उनकी रेशियो जो है 31:15 है। जबकि आप पहला सेलिंग प्राइस देखोगे ना, वो कितना आएगा? इधर 24% का फायदा हो रहा है, तो वो 100 + 24 यानी कि 124% आएगा। 31 से काटा 4 बार कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4%, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 4% यानी कि 60% आ जाएगी। कोई चीज जो 100% की खरीदी जा रही है और आप उसको 60% का बेच रहे हो, तो नुकसान ऑटोमेटिकली 40% का होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका था इसके अंदर, ये सबसे बेस्ट तरीका था इसमें। क्या मेरी सारी बातें क्लियर हो गई इस सवाल की? एकदम बढ़िया। रिवाइज जरूर करना, सारे मेथड्स बहुत जरूरी हैं। अगला सवाल इसी लेवल का, ज्यादा मुश्किल नहीं, इसी लेवल का सवाल, जल्दी से करके दिखाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है तो। वेरी गुड। मैं ज्यादातर बच्चों से ही करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा दिया मैंने आपको। सीपी पता है 3636 है। 41.66% क्या होता है बच्चों? 8.33% का ना 5 गुना होता है, मतलब 1/12 का 5 गुना होता है। मतलब अगर आप मार्कअप कर रहे हो तो मार्कअप कितने से कर रहे हो आपको पता है? 5/12 से कर रहे हो।
तो 3636 का 5/12 कितना आएगा? 12 का 3 गुना 36, फिर 12 का 303, 303 का 5 गुना करोगे तो 1515 आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी वैल्यू 1515 आ जाएगी वैल्यू। तो अगर आप देखो ध्यान से समझो तो 3636 है, अगर उसमें आप 1515 जोड़ देते हो आप तो 5151 मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। तो आपने इसमें ये जोड़ दिया, मार्कअप जोड़ दिया, तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा आपका? मार्क प्राइस आ जाएगा 5151। बस इतना ही सिंपल सवाल था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला, और कुछ भी नहीं था इसमें। अगला सवाल कह रहे 14 कैंडीज बेची आपने 3 रुपए की, आपको नुकसान हुआ 20% का, अगर आपको 12% का फायदा चाहिए तो आप कितनी कैंडीज बेचोगे 3 रुपए में? देखो बच्चों, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप ऑपरेट कैसे करोगे। सबसे खास बात इस सवाल की ये है कि ये ₹3 दोनों केसेस में कह रहा है कि पहले केसेस में भी टोटल एसपी जो था, मतलब आप देख रहे हो 14 कैंडीज कितने की बेची गई हैं? 3 रुपए की बेची गई हैं पहले केस में भी, बाद वाले केस में भी टोटल जो सारी की सारी कैंडीज हैं वो कितने की बेची गई हैं? ₹3 की बेची गई हैं। दोनों केसेस में 3 की बेची गई हैं। मतलब मैं कह दूं कि टोटल एसपी जो पहले केस में है और टोटल एसपी जो दूसरे केस में है वो बराबर है, इक्वल है, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, टोटल एसपी दोनों केसेस में बराबर है, इधर भी ₹3 है, इधर भी ₹3 है, और सोल्ड है, देखो सोल्ड ₹4 इसलिए एसपी ले रहा हूँ, सेल ₹4 इसलिए एसपी ले रहा हूँ। ठीक है, रीजन होता है हर चीज का। अब आप देख रहे हो जो भी सीपी होगा उस पर 20% का लॉस कर दिया, मान लो 100% सीपी है, 20% का लॉस कर दिया तो बेचा होगा 80% का। इधर देखोगे तो 12% का गेन हो गया, 100% सीपी है, 12% का फायदा करना है तो अब 112% का बेचना पड़ेगा। तो इधर क्या करना है, जो भी सीपी होगा उसके 80% का बेचना है, बेचा है। इधर जो भी सीपी होगा उसके 112% का बेचा है। ठीक है, ये तो एक की बात हो रही है ना। इधर 14 कैंडी बेची है, इधर हमें पता नहीं कितनी कैंडी बेची है तो हम एक्स मान लेते हैं, पर हाँ इधर सेलिंग प्राइस बराबर, इधर भी सेलिंग प्राइस बराबर, तो सीपी से सीपी कट जाएगा। ठीक है, और ये देखोगे तो ये 8 बार कटेगा, ये परसेंटेज भी कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, तो घूम फिर के एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी कि 10 कैंडीज बेची जाएंगी तब जाके बात बनेगी। 10 कैंडीज बेची जाएंगी तब जाके बनेगी ये बात। ठीक है, तो ये जरूरी है, सही तरीके से करोगे तब जाके बात बनेगी। बाकी इसका एक और बेहतर तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडीज को जब आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज को, यहाँ 14 कैंडीज थी, यहाँ सीपी के 80% पे बेचा है हमने, यहाँ हमें नहीं पता कितनी कैंडीज होंगी, और यहाँ हम सीपी के 112% पे बेचेंगे।
पर टोटल सेलिंग प्राइस इधर भी 3 रुपए था, इधर भी 3 रुपए था। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक केस समझाया था A इंटू बी इज इक्वल टू सी वाला, जिसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला केस भी पढ़ाया था। कुछ आपके अलग अलग और भी केसेस थे, बढ़िया बढ़िया केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको। उसमें A इंटू बी इज इक्वल टू सी वाले केस में मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपका C कांस्टेंट होता है, अगर आपका C कांस्टेंट होता है तो जो आपके B की रेशियो होती है उससे उलट आपके A की रेशियो होती है, या फिर जो आपके A की रेशियो होती है उससे उलट आपके B की रेशियो होती है। अगर आप ये चीज ढंग से विजुलाइज कर लो तो आपको सिर्फ ये करना है कि भैया पहले केस में रेशियो निकाल लेनी है, पहले 80% और 112% की रेशियो निकाल लिया आपने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। ठीक है, और आप देखोगे तो 10 और 14 की रेशियो आ जाएगी, या फिर आप 5 और 7 की भी निकाल सकते हो 16 से काट के। ठीक है, तो 10 और 14 की रेशियो निकाल लो या 5 और 7 की रेशियो निकाल लो। तो 5:7 की रेशियो आ गई आपके पास सेलिंग प्राइस की। अगर सेलिंग प्राइस की रेशियो 5:7 की है तो नंबर ऑफ कैंडीज की रेशियो आ जाएगी 7:5 की, जो कि पहले केस में 14 कैंडीज हैं, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 आ जाएगी। तो दूसरे केस में 10 कैंडीज जाने वाली हैं। रिकॉल कर पा रहे हो कि भूल गए हो? सर सीपी पूछे तो नहीं निकाल सकते इसमें सीपी। आएगा भी तो वो कुछ ऐसे डेसिमल्स में आएगा यार, क्योंकि देखो आप 14 कैंडीज बेची हैं उसने 3 की, तो एक कैंडीज निकालने के लिए 3/14, 3/14 एक कैंडी का प्राइस। और इस हिसाब से, और अगर लॉस के हिसाब से देखो 20 डेसिमल्स में आएगा, निकाल लोगे, निकालने में तो क्या ही है इसके अंदर, डेसिमल में आएगा बस, बहुत ज्यादा। तो ऐसे सवालों पूछता भी नहीं है, ऐसे सवालों में ना वो नंबर ऑफ एंटिटीज पे, नंबर ऑफ कॉमोडिटीज पे, नंबर ऑफ, ऐसे इस केस में टॉफीज पे, कैंडीज पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो। देखो अगर किसी ने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी हुई तो उसको ये ए इंटू बी इज इक्वल टू सी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने वहीं पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जिसने पढ़ी हुई है उसको समझ आ ही गया होगा कि भाई नंबर ऑफ कैंडीज को, अगर ये एक कैंडी का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है, एक कैंडी के सेलिंग प्राइस को अगर मैं गुना करूंगा नंबर ऑफ कैंडीज से तो मुझे टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। टोटल कैंडीज पहले में 14 है, दूसरे में पूछी है। सेलिंग प्राइस एक का कितना है, पहले केस में 20% का नुकसान हो रहा है, तो सीपी का 100 माइनस 20%, यानी कि 80% में बेचा जा रहा होगा, सीपी के 80% पे बेच रहे होंगे। दूसरे केस में 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 12 यानी कि सीपी के 112% पे बेच रहे होंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। टोटल सेलिंग प्राइस बराबर है, पहले केस में जो सेलिंग प्राइस है टोटल, दूसरे केस में जो सेलिंग प्राइस है टोटल, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर जब बराबर होता है, राइट हैंड साइड ये बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, जो इन दोनों की रेशियो होती है उससे उलट इन दोनों की रेशियो होती है। इनकी रेशियो निकालना बड़ा आसान है, 16 सीपी से सीपी कट जाएगा, 16 से करोगे 5-7 की रेशियो आ जाएगी आपके पास। तो अगर इसकी रेशियो 5:7 की है तो इसकी रेशियो 7:5 की होगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू 14, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से खेला जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, बहुत प्यारा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आप एक तरीका कर सकते हो, भैया पहले भी 3 रुपए में बेच रहे हैं, बाद में भी 3 रुपए में बेच रहे हैं, टोटल सेलिंग प्राइस पहले भी 3 रुपए है, बाद में भी 3 रुपए है, तो टोटल सीपी पहले भी 3, बाद में भी 3, टोटल एसपी पहले भी 3, बाद में भी 3, मतलब बराबर है, पहले केस का भी दूसरे केस का भी। ठीक है, तो निकालोगे कैसे, इधर 14 टॉफीज हैं, इधर कितनी टॉफीज है नहीं पता, इधर एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कितना है सीपी का 80%, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। इधर एक का सेलिंग प्राइस कितना है, सीपी का 112%। लो ये हो गया बराबर, तो सीपी से सीपी कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, भी 10 है दूसरे केस में कैंडीज। ठीक है, चलो जी, इसी एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ते हुए लगाओ दिमाग।
देखो ऐसा सवाल आपके पेपर में बहुत आता है, मैं आपको पूरा ये डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट समझो इस चीज को। इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो आप कि x% का फायदा हो रहा है, फिर x% का नुकसान हो रहा है, ओवरऑल क्या आएगा x² by 100, तो वो सब चीजें चलती हैं। मैं आपको बस एक बात बोल रहा हूँ, पहले कर लेते हैं इसको, ठीक है। 22% का गेन हुआ है, 22% का गेन हुआ है, मतलब 100 रुपीज की चीज को हम 122 का बेच रहे हैं। या फिर अगर हम रेशो निकालें तो कितनी आ जाएगी, 50 की चीज जो है वो 61 में जा रही है। दूसरी तरफ जो है दूसरे केस में नुकसान हुआ है, तो वहां 22% का नुकसान हुआ है, तो मतलब हम कह सकते हैं 100 की जो चीज होगी वो 78 में जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है ना। तो काट दोगे तो 50 की चीज 39 में चली गई, 50 की चीज जो है कितने में चलेगी, 39 में। ये दो रेशियोज आ गई आपके पास। अब देखो दो अलग अलग केसेस है, दोनों में सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम है, लिखा है उसमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम सेम सेलिंग प्राइस है। तो आप इन दोनों को बराबर बना लो, इसको 39 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 61 से, तो ये बराबर हो गए। इसको 39 से किया तो इसको भी 39 से कर दो, इसको 61 से किया तो इसको भी 61 से कर दो। इधर ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, ओवरऑल लॉस आएगा, कितना आएगा वो आप निकाल सकते हो। ऐसे करने में नुकसान है, क्यों? क्योंकि ये एक जनरल आप थ्योरम टाइप लगा सकते हो, इसको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लगा सकते हो, यूज किया जाता है कि whenever the selling price is same in two conditions, whenever the selling price is same in two condition, it is a very important concept। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, पूरा सॉल्व करने में नुकसान है, टाइम वेस्ट है। ध्यान से सुनना, whenever the selling price is same in two conditions, विक्रय मूल्य जब दो जगह समान होता है, एक जगह पे x% का नुकसान हो रहा है, एक जगह पे x% का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह पे x% का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केस में जो ओवरऑल होता है हमेशा ओवरऑल लॉस ही होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। और कितने प्रतिशत का होगा, x² by 100% का होगा, लॉस होगा x² by 100% का होगा। तो ये थ्योरम के तौर पे, कॉन्सेप्ट के तौर पे आप ध्यान रखो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस सेम है, कंडीशन सेटिस्फाइड, एक जगह 22% का फायदा हो रहा है, एक जगह 22% का नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा, पहली बात तो लॉस होगा। लॉस होगा, कितना लॉस होगा ये भी हम बता सकते हैं, कितना, x² यानी कि 22 का स्क्वायर यानी कि 484/100 यानी कि 4.84% का लॉस होगा, 4.84% का लॉस होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे आएगा तो ध्यान रखोगे, थ्योरम कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ध्यान रखेंगे हम सभी। कोई बच्चा जैसे पूछता है सर सीपी सेम हुआ तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तब फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी आगे आएंगे, सवाल करके दिखाऊंगा। सर अगर प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हुआ तो नहीं लगेगा, फिर ये वो भी करके दिखाऊंगा आगे, क्यों टेंशन लेते हो। इसमें जो दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन सेलिंग प्राइस सेम हो, दूसरी कंडीशन एक जगह x% का प्रॉफिट एक जगह x% का लॉस हो रहा हो, सिर्फ अगर ऐसा है तो ही ऐसा होगा, बाकी किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। और बाकी जो सारे केसेस बनते हैं वो भी कराऊंगा, जब अलग लॉस अलग प्रॉफिट होगा, दोनों जगह प्रॉफिट होगा दोनों जगह लॉस होगा, अलग अलग होगा, वो भी कराया जाएगा। जब सीपी सेम होगा, जब एसपी सेम होगा, वो भी कराया जाएगा, सब कराया जाएगा। पर अगर ये सिर्फ इतना दिया गया है तो इसको समझ लो ना मेरे भाई। और दूसरी चीज, एक बच्चा कहता है एलिगेशन लगा सकते हैं क्या सर यहाँ पे, मैं आपसे ये सवाल वापस पूछता हूँ, क्या एलिगेशन लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? क्यों नहीं लगा सकते? जो नो बोल रहे हो, नो तो तुम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, बट क्यों नहीं लगा सकते? रेशो आती है जब आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो, तब रेशो आती है सीपी की, ना कि एसपी की। इसने एसपी को बराबर दिया है मेरे भाई, ध्यान रखो। ये लो, अलग सवाल है, बढ़िया सवाल है, करके दिखाओ।
मजा नहीं आया आंसर देख के। कह रहे कि किसी टेबल को हमने किसी प्राइस पे बेचा, अगर हम उसके 1/3 33.33% प्राइस पे बेचते तो हमको 33.33% का लॉस हो जाता। तो कहता फायदा कितने का होगा अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 55% पे बेचें, एट लाइक व्हेन द टेबल इज सोल्ड एट 55% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बढ़िया। इधर देखो, कह रहा 33.33% का लॉस हो रहा है, मतलब 3/2 का, सॉरी 1/3 का लॉस हो रहा है। 1/3 का लॉस होने का क्या मतलब, देखो पहले कुछ सीपी था, कुछ एसपी था, पहले कुछ सीपी था, कुछ एसपी था। अब क्या हो गया, हमने सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया था, ठीक है, और जब सेलिंग प्राइस चेंज किया तो उसी हिसाब से नुकसान फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है नुकसान, 1/3 का नुकसान हो रहा है। तो मतलब अगर 3 की चीज है तो मैं एक का नुकसान करके 2 में बेच पा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सही है। बट ये जो मैं बेच रहा हूं ये एक्चुअल में क्या है, 33.33%, 1/3 ऑफ द प्राइस है जिसमें पहले बेच रहा था। मतलब ये किसका 1/3 है, 6 का, मतलब पहले मैं 6 का बेच रहा था। बहुत बढ़िया। अब वो क्या कहता है, अब वो कोई नया प्राइस ले आया है, वो पता क्या कहता है, कितने का बेचो, 55% का बेचो इसके। इसका 55% क्या होगा, 55 इंटू 6 होता है 330, तो 3.3 आ जाएगा। वो कहता है इसका बेचो अब, इतने का बेचो अब। इतने का बेचूंगा तो 0.3 का फायदा होगा, 0.3 का फायदा होगा 3 पे, यानी कि 10% का फायदा होगा। मुझे समझ ही नहीं आया भाई तुमने किया क्या है इस सवाल में। ये तो मैं सोच रहा था 80-90% ठीक करेंगे इस बच्चे को, तो इसको तो, इसमें क्या हो गया तुम्हें। ऐसे कैसे चलेगा, बताइए, समझ नहीं आया, सर रिपीट कर दो। लो भाई रिपीट कर देते हैं। वो कहता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, वो कहता है ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी था तुम्हें, हमें पता ही नहीं है क्या था। कह रहा है तुम किसी सेलिंग प्राइस का बेच रहे थे, हमें नहीं पता कितने का, पर बेच रहे थे शुरू में, इनिशियली ओरिजिनल वाला ये था। फिर तुमने उसी सेलिंग प्राइस के 1/3 का बेचा। क्या कहता है ये, फिर तुमने उसी सेलिंग प्राइस के 1/3 का बेचा। और जब तुमने इस वाले सेलिंग प्राइस के 1/3 का, 1/3 का बेचा, तो तुम्हें 33.33% का लॉस हुआ। मतलब कितने का, कितने का, 1/3 का लॉस हुआ। तो चलो मान लेते हैं कि अगर 30 रुपीज का खरीदा था तो 1/3 का लॉस हुआ, मतलब 10 का लॉस हुआ, और हमने 20 का बेच दिया। जी ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। पर ये 20 कैसे आया, 1/3 करके इस वाले नंबर का। किसका 1/3 20 होता है, 20 का 3 टाइम्स कर दो, 60 का 1/3। बहुत बढ़िया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये हटा दो, इसका अब कोई काम नहीं रह गया। अब वो एक और कंडीशन देता है, क्या कंडीशन देता है, कह रहा है कि न्यू सेलिंग प्राइस में बेचो और उस हिसाब से बताओ क्या चलेगा। क्या चाह रहा है अब वो हमसे, अब वो चाह रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 55% कर दो, 55% करो भाई, 50% प्लस 5%, इसका 50% 35%, 30 प्लस 3 33, कहता 33 का बेचो और बताओ कितने का फायदा होगा। तो 30 की चीज अगर 33 में जा रही है तो फायदा हो रहा है 3 का, 30 की चीज 33 में जा रही है तो फायदा हो रहा है 3 का। और 3 जो होता है वो 30 का कितना प्रतिशत होता है, 10%। बी ऑप्शन, आंसर समाप्त, खत्म, ओवर। बताओ बताओ बताओ, 60 कहां से आया, इसी का 1/3 करके तो 30 आया था, सॉरी 20 आया था। किसका 1/3 20 होता है, अरे क्या कर रहे हो, किस क्या कर रहे हो तुम, ये मुझे पहले बता तो दो। मुझे ये बताओ पहले तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तुम्हारे तुम्हारे
मतलब रिएक्शन से मैं समझ गया हूँ कि तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जब मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लो। तुम ध्यान से सुन लो, मैं तो दोबारा भी बता दूंगा। सबसे पहले 33.33% को ना 1/3 ही सोचो। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो एक बार। कोई सीपी था, क्या था, कोई कॉस्ट प्राइस था। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। उस कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस था, आप कोई चीज बेच रहे थे, कोई चीज खरीदी फिर बेच दी। अगर वो सेलिंग प्राइस मान लो एक्स था, तो तुमने पता है क्या किया, एक कंडीशन दे दी उसने कि अब तुम उसके 1/3 से बेच रहे हो, 1/3 पे बेच रहे हो, मतलब अब तुम x/3 का बेच रहे हो। वो ऐसा कह रहा है, अब तुम कितने का बेच रहे हो, x/3 का बेच रहे हो। बढ़िया है, बढ़िया है। और जब तुम x/3 का बेच रहे हो तो तुम्हें 1/3 का लॉस हो रहा है। 1/3 का लॉस हो रहा है मतलब 3 की कोई चीज या 30 की कोई चीज आपने खरीदी हुई है, 30 का 1/3 कितना होता है, 10। 10 का लॉस हो रहा है और तुम 20 में बेच रहे हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन। बट तुम तो x/3 में बेच रहे थे, तो मतलब x/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 × 20 यानी कि 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई, हटा दो अब इसको। अब वो एक नया कंडीशन ला रहा है, वो एक नई कंडीशन ला रहा है, कह रहा है एक और सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, उसमें बेच के दिखाओ। क्या है वो सेलिंग प्राइस, 55% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 60 है, 60 का 55% निकालना है आपने। 55% मतलब 55/100, यानी कि 33। 33 में बेच दो, अब वो ऐसा बोल रहा है। 30 की चीज 33 में बिकेगी तो 3 का फायदा होगा, 3 का फायदा 30 पे, तो 100 पे कितना, 10% का फायदा। अब तो क्लियर है यार, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अब तो क्लियर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, तुम हाइड्रेटेड रहा करो, हाइड्रेटेड रहा करो। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। इसने ना रिलेशन उल्टा दिया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। पहले वाले रिलेशन से नहीं, दूसरे वाले रिलेशन से पहले वाले को कंबाइन किया, तो उल्टा कंबाइन किया ना, दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं, एक बार री रीड करके दोबारा सॉल्व करना। ये करके दिखाएंगे जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ। इसमें अप्रोक्सीमेट डाल दो, फाइंड हिज अप्रोक्सीमेट, ये डालना भूल गए हैं शायद, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट एंड लॉस।
तो ये देखो अलग अलग काउंट के ऊपर आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 21 रुपए उठा लेते हैं, यहाँ से 24 रुपए उठा लेते हैं, इनका कंपैरिजन कर देते हैं, भाई 3 का फायदा हो गया 21 पे, ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो आप ये चीज नोटिस करो ना, काउंट अलग अलग है। 24 पेंसिल्स यहाँ पे, 21 पेंसिल्स यहाँ पे खरीदी जा रही हैं, तो खरीदी बेची का हिसाब अलग अलग है। तो आप एक वैल्यू निकाल लो, एक चीज निकाल लो, एक एक पेंसिल कितने की खरीदी गई, एक पेंसिल कितने की बेची गई। अब 21 रुपए की 21 रुपए लगा के कितनी पेंसिल्स खरीदी गई हैं, 24। 21 रुपए लगा के 24 पेंसिल्स खरीदी गई हैं। तो अगर मैं एक का कॉस्ट प्राइस पूछूं तो कितना आ जाएगा, 21/24 आ जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझसे एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो 24 पेंसिल बेची गई, 24 रुपए की बेची गई है, कितनी पेंसिल्स बेची गई हैं, 21 पेंसिल्स बेची गई हैं। 24 रुपए लगा के कितनी पेंसिल बेची गई हैं, 21 पेंसिल। तो ये एक का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब आपने मान लो यहाँ पे 3 से काटा 7, 3 से काटा 8, 3 से काटा 8 की 3 से काटा 7, तो आपके पास एक का कॉस्ट प्राइस आ गया 7/8, एक का सेलिंग प्राइस आ गया 8/7। आप रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल दो। और रेशियो निकालते समय आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सो यू विल गेट 49, यू विल गेट 64। तो आपके पास सीपी की जो रेशियो आ गई, सीपी एसपी की, वो आ गई 49:64। ठीक है, फायदा कितने का हो रहा है, 15 का फायदा हो रहा है। 15 का फायदा हो रहा है कितने पे, 49 पे। ठीक है, तो 100 पे कितने का। अब इसको भी सॉल्व करना है, अपने आप में एक आर्ट है। जैसे 15 को मैंने लिखा 14 + 1, 14/49, 1/49। 14/49 7 से काटोगे 2/7, 1/7 इंटू 100 कितना होता है, 14.28। तो 2/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 28.56%। इंटरनेट की फ्लक्चुएशन हुई थी। तो 1/50 होता तो आ जाता कितना, 1/50 इंटू 100 आता 2%। अब 2% से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 2% या 2% से थोड़ा सा कम। तो हमारा आंसर आएगा 30.56% के आसपास। ठीक है, 30.56% के आसपास, सॉरी 2% से ज्यादा आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि 1/50 होता तो 2% आता, अब 2% से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो हमारा आंसर 30.6 30.7% के आसपास आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31% है। एक बार पूरा का पूरा सवाल मैं रिपीट करना चाहूंगा। देखो, हमने अगर एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकालना है, तो या तो हमें दोनों तरफ एंटिटीज बराबर करनी चाहिए, 21 और 24 को बराबर करो, लेंदी हो जाता है वो। सॉरी, एक बार दोबारा रिफ्रेश होता है जब भी इंटरनेट ऐसी दिक्कत होती है, तो अब ठीक है। तो मैं, ये बार बार क्यों रिफ्रेश हो रहा है, क्या अभी ठीक सुनाई दिखाई दे रहा है, बताओ। एक बार लाइक बटन पे टैप करके बता दो, सुनाई दिखाई सब सही से दे रहा है अब। ठीक है, देखो सुनो, तो यहाँ पे या तो दोनों जगह नंबर ऑफ पेंसिल्स बराबर कर दो। नंबर ऑफ पेंसिल्स बराबर करोगे लेंदी हो जाएगा, उससे बेटर है बराबर ही करना है तो एक एक पेंसिल की बात कर लेते हैं, वो भी तो बराबर ही हुआ। 21 रुपए की खरीदी गई, कितनी पेंसिल खरीदी गई, 24। तो एक पेंसिल कितने की आएगी, 21/24। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काट दिया, 7/8 आ गई वैल्यू, एक का कॉस्ट प्राइस। 24 रुपए की बेची गई 21 पेंसिल्स, तो 24/21 यानी कि 8/7 इतने की यहाँ पे बेची गई एक पेंसिल। तो आपने रेशियो निकालनी होती है ना, रेशियो में आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे परसेंटेज के रिलेशन पे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 49, 8 8 64। तो 49 की चीज चली गई 64 में, तो फायदा कितने का हुआ, 15 का। 15 का फायदा 49 पे, 15 का फायदा 49 पे हो गया। तो 15 का फायदा 49 पे हो गया, तो 100 पे कितना, ये पूछा जा रहा है।
तो देखो 15 यहाँ पे क्या है, 15 को सॉल्व करने के लिए मुझे नीचे 49 दिख रहा है और 49 7 से कटेगा, 15 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 से कटेगा वो 14 है, इसलिए मैंने इसको 14 प्लस 1 सोच लिया। 15 को 14 प्लस 1 सोच लिया तो 14/49, 14/49 एंड 1/49। 7 से काटा 2/7 आ गया और इधर 1/49 आ गया। तो 2/7 इंटू 100 कितना होता है? 1/7 इंटू 100 होता है 14.28, 2/7 इंटू 100 होता है 28.56। इधर 1/50 होता, 1/50 इंटू 100 होता तो हमें 2% मिलता। अब 1/49 है, डिनोमिनेटर कम हो गया तो 2% से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 2.1% इस टाइप से कुछ आएगी। तो ये जोड़ोगे तो तुम्हारा 30.6 30.7% के आसपास कुछ आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31% है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? बता दो यार। वॉइस डिले आ रहा है, वॉइस डिले आ रहा है। कोई नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सर अर्थमेटिक टफ क्यों होता है? राधिका एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर टफ नहीं लगेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लगाओ दिमाग। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये रुको रुको, ये करोगे। अगेन अप्रोक्सीमेट बताना है आपने, ये सब इस टाइप के ऑप्शंस क्लियर ही इंडिकेट करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट का सवाल है, अप्रोक्सीमेट ही बताना। ट्रैप, इट वाज अ ट्रैप। चलो जी समझो ध्यान से। वो कहता है कि कुछ लॉस हो रहा था, फिर हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट बाय 8%। हमने सेलिंग प्राइस और कम कर दिया, सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो लॉस भी कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ तुम मुझे, 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, उस पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, 80 में बेच रहे हो, फिर तुमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को
तुमने क्या कर दिया, 10 रुपए से कम कर दिया, नहीं कि 70 कर दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस को तुमने 10 रुपए से कम कर दिया, बढ़िया। 100 रुपए की चीज अब 70 में जा रही है, तो 30 का नुकसान हो रहा है। तो लॉस कितने से बढ़ गया, 10 रुपए से बढ़ गया। जितने से तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम होगा उतने से तुम्हारा लॉस बढ़ेगा, जितने से तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम होगा उतने से तुम्हारा लॉस बढ़ेगा। तो भैया सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है, 8% से, मतलब 8% ऑफ सेलिंग प्राइस। ऐसे जो भी वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस की उसका 8% निकाल दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितने से कम हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा लॉस कितने से बढ़ रहा है, जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी लॉस की उसका 5% निकाल दोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा लॉस कितने से बढ़ रहा है। पर ये बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि जितने से सेलिंग प्राइस घटेगा उतने से लॉस बढ़ेगा, दोनों चीजें बराबर ही आएंगी तो बात खत्म, पैसा हजम। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, आपको मिल जाएगा L/SP इज इक्वल टू 8/5। क्या मिल जाएगा, 8/5 की रेशियो मिल जाएगी L/SP की, ठीक है। तो कुछ ऐसा चल रहा है। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड इज लॉस परसेंटेज, एक्चुअल लॉस पर, क्योंकि ये तो इफ कंडीशन के साथ था ना, एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकालना है हमने। एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या होगा भैया, लॉस हो रहा है 8 का, सेलिंग प्राइस है 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, किसी नंबर में से 8 घटा के 5 मिल रहा है, मतलब वो नंबर 13 है। तो 8 का नुकसान हो रहा है 13 पे, कितने का, 8 का नुकसान हो रहा है 13 पे, तो 100 पे कितने का, तो भैया 800/13 निकाल लो, 800/13 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर लो, चाहे 1/13 वाले हिसाब से कर लो, बेटर तो रहेगा आप डिवाइड ही कर दो, सीधा सीधा डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 61.53% के आसपास आ रहा है, 61% आंसर आ जाएगा, बात खत्म। क्या था बताओ इसके अंदर, बताओ बताओ मेरे को, बता तो दो। ऐसी सेम चीज परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाई हुई है, टैक्स वाला क्वेश्चन आया था ऐसा, अगर याद हो तो, इनकम टैक्स नेट इनकम वाला क्वेश्चन था, याद है कि सब भूल गए हो। अब एक बात है सिंपल सी, एक बच्चा कह रहा है कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, मैं आपकी बात कैसे मान लूं कंफ्यूजिंग है चैप्टर, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो भी किस सवाल में आप ये बात बोल रहे हो, जो चीज ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ाई जा चुकी है। अगर पढ़ी हुई चीजें दोबारा पूछी जा रही है और आप वो नहीं कर रहे हो तो इसमें गलती किसकी, अध्यापक की या चैप्टर की या तुम्हारी। रिवाइज करेंगे, रिवाइज। अब एक बच्चा कहता है इसको इक्वेशन से कराओ, पहली बात तो ये जो लिखा हुआ है ये तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल सोचने के लिए बताया था, सिर्फ सोच बेटर करने के लिए बताया था। इस सवाल को करना तो बस ऐसे ही था कि भैया जितने से सेलिंग प्राइस घटेगा उतने से लॉस बढ़ेगा, तो सेलिंग प्राइस का 8% और लॉस का 5%, दोनों बराबर होंगे, तो लॉस ओवर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8/5। तो सेलिंग प्राइस है 5, लॉस है 8, 8 का नुकसान करके 5 में बेच रहे हो तो 13 की चीज होगी, तभी तो 13 - 8 ही 5 होता है। तो 8 का नुकसान हो रहा है 13 पे, तो 100 पे कितने, ये आ गया 800/13, 800/13, 61.5%, दैट्स ए ऑप्शन। इतना ही तो था, और क्या था बताओ। वो तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था ना बच्चों मैंने, उसका क्वेश्चन से थोड़ी ना कोई लेना देना था। SP5 क्यों लिया, मैंने तो कैलकुलेशन की है बस, ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये सेलिंग प्राइस ले आया मैं राइट हैंड साइड में, ये 5 ले गया मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 8 और 5 आ गई वैल्यू। अभी 8 और 5 की रेशियो है तो मैं लॉस को ले सकता हूँ ना 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस को ले सकता हूँ ना मैं 5 यूनिट। अब किसी नंबर में लॉस हुआ है, देखो कुछ वैल्यू थी उसमें से 8 घटाया तो 5 मिल गया, किस नंबर में से 8 घटाओगे तो 5 मिलेगा, 13 में से, तो 13 का कॉस्ट प्राइस था, उस पर 8 का नुकसान हो रहा था,
बस इतना ही तो सवाल था। वो तो देखो ये बराबर क्यों है वो समझाने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं था। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सेलिंग प्राइस अगर आप घटा रहे हो तो आपका लॉस बढ़ेगा, और सेलिंग प्राइस घटाने से लॉस बढ़ेगा। जितना सेलिंग प्राइस घटाओगे उतना ही लॉस बढ़ेगा। जितना सेलिंग प्राइस जितना कम में बेचोगे उतना नुकसान ज्यादा होगा ना। मैंने एक एग्जांपल क्या दिया था आपको, 100 रुपए की चीज अगर आप 80 में बेच रहे हो 20 का नुकसान कर रहे हो। अगर वही 100 रुपए की चीज अगर आप 70 में बेचोगे तो 30 का नुकसान करोगे। अगर आपने 10 रुपए सेलिंग प्राइस घटा दिया, अगर आपने 10 रुपए आपका सेलिंग प्राइस घटा दिया तो आपका लॉस भी तो 10 रुपए से बढ़ रहा है। जितने से सेलिंग प्राइस घटाओगे उतने से लॉस बढ़ेगा। ये समझाना चाह रहा था मैं कि जितने से सेलिंग प्राइस घटाओगे उतने से लॉस बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस आपने घटाया इतने का, जितना भी सेलिंग प्राइस था उसके 8% से, ये एक रुपीज में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जितना भी लॉस था उसका 5% निकालोगे रुपीज में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो जितने से सेलिंग प्राइस बढ़ाया उतने से लॉस, जितने से सेलिंग प्राइस घटाया उतने से लॉस बढ़ाया, ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। बस सॉल्व कर लोगे तो खत्म, ओवर, फिनिश। चलो छोटा सा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। तुम घबरा से गए हो चैप्टर को देख के। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू में मुश्किल लगता है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीआई आती है इस पे। तो कॉन्फिडेंस रखो, फाइट मारो। पहला दिन लगेगा मुश्किल, दूसरे दिन आसान लगने लगेगा। चलो करो जल्दी से, पानी वानी पी के वॉशरूम जाके फटाफट वापस आ जाओ।
चलिए रिज्यूम करते हैं। ये करके दिखाएंगे, बहुत सुंदर सवाल है, जल्दी करिए। अनएक्सपेक्टेड 41.66% अभी बताया था आपको, 5/12 होता। तो कह रहा है कुछ कॉस्ट प्राइस है, उसको दो कंडीशन से लिंक किया हुआ है। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस है, इधर दूसरा सेलिंग प्राइस है। एक सेलिंग प्राइस है 3,270, एक है 2,400। ठीक है, एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाए बात बन जाएगी। इधर फायदा हो रहा है, इधर नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं जो फायदा हो रहा है वो 5/12 ज्यादा हो रहा है नुकसान से। मतलब अगर नुकसान 12 यूनिट का हो रहा है, अगर नुकसान 12 यूनिट का हो रहा है तो उससे 5/12 ज्यादा, मतलब 5 यूनिट ज्यादा, 17 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, बढ़िया। अब 17 प्लस 12 अगर आप नोटिस करो तो ये एक सेलिंग प्राइस है, इसमें से 17 घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से फर्दर 12 घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो एक तरीके से इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस 17 और 12 के सम के बराबर होगा, यानी कि 29 यूनिट के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 870। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 30, 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुना 30। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में 510 जोड़ा तो 3270 आया। तो 3270 में से 510 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा? 2760। और 2760 में से 360 घटाओगे तो 2400 मिल जाएगा। तो भैया आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 2760। ठीक है, अब क्या कहता है वो? अब कहते हैं ठीक है 2760 आपका कॉस्ट प्राइस था। ज्यादातर पेपर में यही क्वेश्चन आता है, यहीं तक खत्म हो जाता है। इसने थोड़ा उसको और मॉडिफाई किया। कहते हैं कि अगर अब इसी चीज को आप 2900 का बेच दो, तो 2760 की कोई चीज है, आपने 2900 का बेचना है, तो फायदा कितने का हो रहा है? फायदा हो रहा है 140 रुपए का। 140 का फायदा 2760 रुपए पे। तो 100 पे कितना? 0 से 0 काटा, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 138 बार, 138। ठीक है, तो ये आ रहा है 138, 7/138 इंटू 100।
अब आप देखो 13.8 इसका 10% होता है, उसका आधा क्या होगा, उसका आधा होगा 6.9, तो 6.9 प्लस 0.1, 6.9 प्लस 0.1, 6.9 के नीचे 138 अलग से, इसके नीचे 138 अलग से, 6.9 138 का कितना 5% होता है, ये बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है ये, इसको कुछ नहीं कंसिडर करना। तो ओवरऑल हमारा ओवरऑल परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया 5%। एक बार दोबारा बताऊंगा, पूरा का पूरा सवाल ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारा कोई कॉस्ट प्राइस था, हमें नहीं पता था कितना था, उसको दो अलग अलग कंडीशंस में दो अलग अलग प्राइसेस में बेचा गया। एक तरफ उसको 3270 का बेचा गया, एक तरफ उसे 2400 का बेचा गया। जब 3270 का बेचा गया तो फायदा हुआ, जब 2400 का बेचा गया तो नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ उससे 5/12 ज्यादा जो वैल्यू आएगी वो फायदा हुआ। नुकसान हुआ अगर वो 12 यूनिट का, क्योंकि 5/12 ज्यादा फायदा हुआ है ना, तो 12 यूनिट का अगर नुकसान हुआ है तो उससे 5/12 ज्यादा, 5 ज्यादा, 17 यूनिट का फायदा हुआ। ठीक है, तो आप देखोगे इधर 17 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी, इधर 12 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 17 प्लस 12 यानी कि 29 यूनिट के बराबर होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 870। तो 29 यूनिट की वैल्यू 870, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 30, 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुना 30। तो भाई किसी वैल्यू में 510 जोड़ रहे हो तो ये मिल रहा है, तो इसमें से 510 घटा दो तो ये मिल जाएगा। 3270 में से 510 घटाया 2760 आ गया सीपी। 2760 में 360 घटाने पे क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब वो हमारे पास सीपी आ गया 2760। अब वो कह रहे हैं अगर हम यही चीज 2900 की बेच दें तो फायदा कितने का होगा, 140 का। 140 का फायदा 2760 पे, तो 100 पे कितना, 7/138 आ गई वैल्यू। हमने 7/138 इंटू 100 बताना है। हमें दिख रहा है 138 का 10% होता है 13.8, उसका आधा होता है 6.9 जो कि इसके काफी करीब है, तो इसको मैंने लिखा 6.9 प्लस 0.1। अब 6.9 138 का तो 5% होगा, और 0.1 138 का नेग्लिजिबल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो नेग्लिजिबल हो गया ये, तो लगभग 5% आपका आंसर आ गया। बताओ जी, समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? क्लियर है? मजा आ भी गया, वाह, बहुत बढ़िया। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक ही चीज है जो किसी को समझ ना आई हो, वो ये वाली 29 यूनिट वाली चीज है। ठीक है, अब एक बात आप खुद बताओ यार, 2760 है, 2760 है, उस पर 360 का नुकसान हो गया तो 2400 आएगी वैल्यू, सेलिंग प्राइस। 2760 पे 510 का फायदा हो गया तो ये आएगी वैल्यू। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 870 का जो डिफरेंस है वो 510 और 360 के सम के बराबर नहीं है ना? मतलब जितना यहाँ लॉस हुआ है और जितना यहाँ फायदा हुआ है उन दोनों के सम के बराबर ही है ना इनका डिफरेंस। तो वही पहले मैंने यूनिट के फॉर्म में कर लिया कि यहाँ 12 यूनिट का नुकसान हुआ है, यहाँ 17 यूनिट का फायदा हुआ है, तो इन दोनों का जो सम होगा 29 यूनिट, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा 870 के। तो 29 यूनिट की वैल्यू 870, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 30 यानी कि 360, 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुना 30 यानी कि 510। तो किसी वैल्यू में से 510 घटाया, किसी वैल्यू में से 510 जोड़ा, सॉरी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, किसी वैल्यू में 510 जोड़ रहे हो तो 3270 मिल रहा है, तो वैल्यू क्या है, 3270 में से 510 घटा के देख लो, वो वैल्यू होगी 2760। 2760 है, आप उसके अंदर अगर 360 जोड़ घटा रहे हो तो क्या 2400 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हेंस वेरीफाइड। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बात खत्म, ऐसा हजम। ठीक है, अगला सवाल, एक्साइटमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ये क्या सवाल हुआ, ये घर से करना भाई, ये करके देखा हूं। वैसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी किया था अभी, ध्यान से करना।
घोर कलयुग। क्या एक ही ऑप्शन दबा रहे हो क्या हर बार, या सही में वो आंसर निकल रहा तुम्हारा? अच्छा, दो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस की बात हो रही है, एक पहली कंडीशन है एक दूसरी कंडीशन है। सेलिंग प्राइसेस की रेशियो निकालना, 2 रुपए के 5 आर्टिकल बेचे तो एक आर्टिकल इतने का बेचा होगा। 18 आर्टिकल 12 रुपए के बेचे तो एक आर्टिकल इतने का बेचा होगा, 12/18। 6 से काटोगे 2/3 आ गई वैल्यू, आ गई। 6 से काटा 2/3 आ गई वैल्यू। रेशियो निकालनी है आपने, रेशियो निकालनी है आपने। तो दोनों सेलिंग प्राइसेस की रेशियो निकाल लो, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3:5 की रेशियो आ गई। बहुत बढ़िया, 3:5 की रेशियो आ गई। 18 आर्टिकल 12 रुपए के, 2/3 इस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है। तो देखो आगे आपके सामने है, ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर 14% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 + 14, 114%। 3 से काटा आपने, 3 का 3 गुना, 3 का 8 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 38। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 × 38 यानी कि 190। तो अगर 100% की कोई चीज आप 114% की बेच रहे हो तो मतलब 14% का फायदा हो रहा है, जो कि यहाँ जस्टिफाइड भी है। और वही 100% की कोई चीज आप 190% की बेच रहे हो तो मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 90% का हो रहा है। पता नहीं किस खुशी में आप सब 75% मार्क कर रहे थे, मेरे को खुशी बताओ वो वाली कौन है? कौन है ये खुशी? पापा को पता है आपके इस बारे में कौन है खुशी? इतना इजी क्वेश्चन अभी करके आए यार, थोड़े बौखलाए हुए लग रहे हो मुझे। मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराता। और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसे बौखलाए बौखलाए से थोड़े थोड़े। गलतियां ऐसी ऐसी कर रहे हो अनएक्सपेक्टेड वाली। 2 रुपए के 5 आर्टिकल बेचे गए तो एक आर्टिकल 2/5 का। 18 आर्टिकल 12 रुपए के बेचे गए तो 12/18। अप्रोच मायने रखता है किस तरीके से आप करते हो। रेशियो निकाली आपने, दोनों सेलिंग प्राइसेस की रेशियो आ गई 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो आ गई 3:5। ये पहले वाला सेलिंग प्राइस है, ये बाद वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अब इधर 14% का फायदा हुआ है तो 100% की कोई चीज 14% के फायदे के बाद 114% की बेची जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 38%। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 × 38% यानी कि 190%। तो 100% की कोई चीज 190% में बेची जा रही है तो फायदा 90% का ही तो होगा, और क्या होगा? ए ऑप्शन इज द आंसर। बस। ठीक है। एक आध बच्चे से बातचीत करना चाहूंगा मैं, आपका रेज हैंड ऑन कर रहा हूं मैं, तो जो भी बातचीत करना चाहे कर सकता है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
सर नहीं आ रही है वॉइस। सर नहीं आ रही है कोई भी वॉइस। आई थिंक अब आने लग गई होगी आवाज। एक बार आप सभी बता दो आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज अब आ रही है? सबको आ रही है? परफेक्टली आ रही है? चलो अब नेक्स्ट बच्चे से बात कर लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा उनसे, मैं जिनका मैं अभी कॉल नहीं बात हो पाई। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार गुरु, कैसे हो? सर मेरा नाम सर गौरव है, वो तो गुरु तो मैंने रख लिया सर, काफी लोगों के नाम नहीं, मैं गौरव गुरुजी सर। बुला लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे नहीं सर। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सर कांग्रेचुलेशन सर, आपकी शादी होगी सर। थैंक यू गौरव। और बताओ कैसे चल रही है तैयारी आपकी? जी सर ठीक चल रही है सब तैयारी। ठीक चल रही है? मजा आया आज के चैप्टर में? और नहीं सर, थोड़ा टफ लगा, बाकी तो पता नहीं, मैं सोच रहा था बार एक बार बार रिपीट। समझने के बाद आ गया ना? हाँ हाँ सर, आ गई बस सारे आ बस गए। रिवीजन करो। मैंने जो आज अप्रोच बताया ना वो फाइनल अल्टीमेट वाले ही बता दिए, बिल्कुल बढ़िया वाले अप्रोच बता दिए। तो एक बार रिवाइज करो, ये अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत बढ़िया अप्रोच है जी सारे। ये तो रिवाइज सर पता है सर, आप बेस्ट हो सर, आप वो तो वहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, नहीं, बट मैं वैसे ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, कई बार ना हम ऐसे करते हैं कि पहले थोड़ा सा मुश्किल वाला सीखा, फिर उसको और आसान किया, फिर थोड़ा उसको बेस्ट वाले पे लेके गए। नहीं, हमें ना टाइम आपका सेव करते हुए शुरुआत में ही बेस्ट वाले बता दिए। जी 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 सर, थैंक यू सर और बताओ, आपकी। कोई डाउट है आपका? जी सर नहीं, कोई डाउट नहीं, इंग्लिश का सर डाउट है, पर वो मैडम हमसे बात होती नहीं है उनकी, निमिषा मैडम की। आपने की बस इतना ही बहुत। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, नंबर लग जाएगा। क्या डाउट क्या है वैसे आपका? सर इंग्लिश होती ही नहीं है सर, नंबर ही नहीं आते इंग्लिश में, मतलब वहाँ तो आप आ भी जाते हैं थोड़े बहुत निमिषा मंसल मैडम की क्लास में, बाकी जब हम वो टेस्ट वेस्ट देते तो होते ही नहीं, आते ही नंबर। देखो आप देखो क्या रहता है इंग्लिश में ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास आए भी थे कुछ स्टूडेंट्स, उनसे भी बात हुई थी। क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना हमारी फैमिलियरिटी कितनी है इंग्लिश के साथ, उसके ऊपर होता है। अब यार मैंने कभी कभी बैठ के ना टेंसेस वेंसेस कभी ये सब चीजें नहीं पढ़ी, कभी बचपन में पढ़ी हुई है तो ठीक है, बस वही मेरे को याद भी नहीं है रूल्स अच्छे से अभी, ठीक है। पर हाँ, मैंने मेरी आदत है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, तो ना वो दिमाग में ना वो बैठ गई है। अब देख के पता लग जाता है कि ये चीज एरर है या ये इधर मैच होगा या कुछ होगा। मेरे 30 में से कभी भी 25 से कम मार्क्स नहीं आए, और मैंने कभी भी इंग्लिश एज मतलब कोर्स के तौर पे नहीं पढ़ा कभी भी। कि आप थोड़ी हमारे सर 30 में बढ़ाओ, से थोड़ा ज्यादा पढ़ा करो इंग्लिश को। 30 में से सर 11 नंबर 10 नंबर आते हैं सर भाई हमारे। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा ज्यादा इंग्लिश पढ़ा करो, चाहे कहीं मर्जी पढ़ लो, कैसे मर्जी पढ़ लो, चाहे कॉमिक बुक पढ़ लो, पर पढ़ लो। जी सर पक्का। जितनी समझ आती है, थोड़ी बहुत समझ आती है, एक बार पता क्या होगा, अब एक नोटबुक बना लो, आपको जो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया ना, वर्ड लिखा, उसका साथ में मीनिंग लिख दिया। ऐसा करो, 15 दिन तक तुम्हारे पास नए नए वर्ड्स आएंगे, इस वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता तुमने, नोटबुक में 8-10 पेजेस भी भर दोगे तुम, पर उन 8-10 पेजेस के बाद ना वर्ड रिपीट होने लग जाएंगे। लिमिटेड वर्ड होते हैं जो आपके सामने आते हैं। जी सर। और ऐसे करोगे ना, तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी वीडियो से वोकैबुलरी सीखोगे तो। क्योंकि ऐसे तो वर्ड्स की कोई गिनती नहीं है, ऐसे तो वर्ड्स की गिनती नहीं है, पर हाँ जो वर्ड्स तुम्हारे सामने आते हैं ना बार बार न्यूज़पेपर्स में या हर जगह पे, वो लिमिटेड है, जी जी। वो रिपीट होने लग जाएंगे 8-10 दिन के बाद। नहीं सर, वोकेब की तो वैसे मैंने 4 बुक खरीद रखी है, पढ़ी एक भी नहीं, कोई खैर। फायदा नहीं है उसका। ऐसे तो वर्ड है ना, वर्ड तो अनलिमिटेड है, जो आपके काम के है ना वो। और धीरे धीरे ना आप फिर अपने आप समझने भी लग जाओगे, वर्ड को देख के मीनिंग का अंदाजा होने लग जाएगा। जी सर, थैंक यू सर आप। गॉड ब्लेस जी सर, लव यू सर। यू। थैंक यू। हेलो। ये आपका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, नेहा और अक्षय को कंबाइन किया हुआ है। यस सर। ओके, दो लोगों ने मिलके आईडी ली हुई है। हाँ। ओके, ये बहुत कुछ डिफरेंट सा है, देखा मैंने। कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? जी एकदम बढ़िया। बताओ क्या चल रहा है सब, क्या डाउट है आपका? सर डाउट तो कुछ नहीं है, बस ऐसी बात करनी थी। ठीक है, आज की क्लास समझ में आ गई अच्छे से? हाँ थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है वैसे, बट रिवीजन के बाद हो जाएगा।
एक बार अच्छे से रिवाइज करो। नई चीज जब भी पढ़ते हो ना तो उसको अच्छे से 2 बार रिवाइज किया करो। एक बार पढ़ के उसी टाइम रिवाइज कर लिया, एक बार अगले दिन रिवाइज कर लिया, और पीडीएफ से रिवाइज किया करो ताकि जल्दी भी हो जाए। हाँ सर, वैसे ही करती हूँ, पहले सॉल्व करती हूँ, फिर नहीं समझ में आया तो उसका फिर रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। ठीक है ना, और कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं फिर। थैंक यू सर, ओके बाय। लव यू। हाय मनीष, कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्कार। कहाँ से हो आप? लाइब्रेरी से बाहर आया हूँ सर, एक मिनट। लाइब्रेरी में था। सर मैं हिसार से। हिसार से ही हो? हाँ जी, वैसे सीसवाल से सर। हाँ जी, सीसवाल सर वैसे। सीसवाल से हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या चल रहा है तैयारी में, बताओ। सर अभी मेरे को मतलब 1.5 महीना हुआ तैयारी करते हुए। फिर तो सर क्या डाउट आ रहा है? वो जो मिक्सचर वाला चैप्टर था ना सर, वो सही नहीं हुआ। अरिथमेटिक सही नहीं हुआ? हाँ जी, अरिथमेटिक थी सर। तो कोई नहीं, आप पढ़ रहे हो ना, आप इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से। अभी हमारा तीसरा चैप्टर है, कर लो। चौथा चैप्टर हो गया हमारा आज ये, तो इसको करो हाँ जी अच्छे सर। से। और सर एक और डाउट था सर आपसे मेरा। हाँ जी। सर मैं मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, और मेरी फाइनल ईयर चल रही है सर अभी, मतलब 3 महीने बाकी है उसमें। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से? हाँ जी सर, हिसार से। ठीक है, फाइनल ईयर में हो फिर? फाइनल ईयर में हूँ सर, मतलब वो उसमें 3 महीने अभी पेंडिंग है मेरे। हाँ जी, फिर डाउट क्या है ये तो बताओ। डाउट ये है सर, अब एग्जाम होगा अपना एसबीआई का पीओ या फिर कल रखा, तो वो मैं एलिजिबल हूँ क्या सर उसके लिए? नोटिफिकेशन मैंने यार अभी एसबीआई पीओ की आएगी ना, जब उसी हिसाब नहीं से सर, मैं मैं एलिजिबल हूँ क्या सर, मैं ये पूछ रहा था सर से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा एलिजिबल हो या नहीं ये पूछ रहे हो ना आप। हम्म। जब नोटिफिकेशन आएगी ना तो उसके अंदर ना एक हम्म, मंथ मेंशन होता है कि इस तारीख को हमें ग्रेजुएट चाहिए। कई बार वो आगे का भी होता है, कई बार वो सेम डे उस वो जिस मंथ में लॉन्च होती है उस मंथ का भी होता है। ठीक है, तो वो वेरी करता है, तो वो बिना नोटिफिकेशन आए बता नहीं सकते। अब मान लो आपकी जैसे 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने जी बाद सर। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि एग्जाम है नहीं 3 सर, एग्जाम होगा सर 6th सेम का सर, फाइनल का। महीने के बाद एग्जाम होगा, उसके भी बाद में रिजल्ट आएगा, तो एलिजिबिलिटी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, टाइम होगा। जो एसबीआई पीओ इतना लेट तो नहीं आएगा, और ज्यादा आगे नहीं होता, एक आधे महीने का आगे का फर्क होता है बस। तो सर मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी कर, ऐसे तैयारी करो कि जब तक एलिजिबल हो जाओ तब इतने फराटेदार हो चुकी हो तैयारी कि भाई पहले पेपर में बैठते ही सिलेक्शन हो जाए। सर वैसे मैंने ये ईएसआईसी का एग्जाम दिया था सर, तो मैं थोड़ा वो नर्वस ज्यादा हो जाता हूँ सर। वो पहला एग्जाम था मेरा, फर्स्ट एग्जाम होगा, था सर। भर भर के टेस्ट दो, नर्वसनेस दूर हो जाएगी। मॉक टेस्ट दो बढ़िया वाले। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। इतनी आदत बना लो कि भाई हाँ जी, मॉक टेस्ट में बैठ बैठ के इतनी आदत बना लो कि पेपर में कुछ नया लगे ही ना। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशन सर वो आपकी मैरिज के लिए। थैंक यू मनीष। ठीक है सर, थैंक यू। God bless you। हाँ जी, तो अब हम आगे मूव करते हैं। आज की क्लास रिवाइज कर लेना भाई, बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया था आज। और रिवाइज कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो फिर अगली क्लास नहीं समझ आएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डर पैदा हो जाएगा और एक टाइम पे मन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ ही देता हूँ। फिर तुम उस कैटेगरी में चले जाओगे जहाँ बच्चे पूछते हैं कि सर एक आधा टॉपिक छोड़ के भी सिलेक्शन हो जाता है क्या? मैं क्लियर उस टाइम बोलूंगा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पता नहीं, क्या पता प्रॉफिट एंड लॉस से ही तुम्हारे मेंस में 15 नंबर का पेपर आ जाए। कई बार एक एक टॉपिक से 15 नंबर आ जाता है, वो कभी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, कभी एसआईसी हो जाता है, कई बार प्रोबेबिलिटी हो जाता है, कई बार मेंसुरेशन हो जाता है। उनकी मर्जी, जिस मूड में वो बैठा होगा वही टॉपिक ज्यादा दे देगा, फिर क्या करोगे? कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो है सामने है, बढ़िया है, करो। और ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज करके आना क्लास को, और पिछले चैप्टर्स के जितने भी आप प्रैक्टिस के लिए आपके जो टॉपिक में क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग जगह पे, वो सब फिनिश करो। और सर्वेश के वर्मा जरूर फिनिश करनी है आपने उसके बाद। ठीक है, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।